नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपको निःशुल्क समस्त कक्षाएं देने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपकी पॉलिटी की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं और साथ ही आपकी ज्योग्राफी की भी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आगे और भी क्लासेस आने वाली हैं। साथ ही जल्द से जल्द अन्य विषयों की भी क्लासेस इस पर शुरू होंगी और सभी विषयों का विषय वस्तु आपको उच्च गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मुफ्त में देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि शिक्षा सभी को मिले, सभी अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, तैयारी करने के लिए बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा अवसर है। आप इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को बताएं। तो आपका अधिक समय न नष्ट करते हुए आगे शुरू करते हैं अपने इंडियन पॉलिटी के अगले अध्याय की ओर। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र तथा नागरिकता। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, और नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 है। अब हम आगे आते हैं भाग 3 पर, फंडामेंटल राइट्स, जिसे हिंदी में हम मूल अधिकार बोलते हैं। अगर इंग्लिश में कन्फ्यूज़न हो रही हो तो मैं हिंदी में आपको लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की क्या आवश्यकता है, क्यों दिया गया फंडामेंटल राइट्स? देखिए, एक सभ्य देश में जीने के लिए, भारत एक सभ्य देश है, संविधान है, यहाँ पर शासन व्यवस्था है, तो संविधान के द्वारा बिना किसी भेदभाव के लिए हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को जोड़ा गया है। ठीक है। मूल अधिकार जो राजनीतिक लोकतंत्र होते हैं, उसके जो आदर्श होते हैं, उस आदर्श की उन्नति से होता है। राज्य के कुछ कठोर नियम होते हैं जिनके विरुद्ध नागरिकों को आज़ादी मिलती है। ठीक है। और ये विधानमंडल के कानून या कानून की जो एजेंसी, कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियाँ होती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिनको बोलते हैं, उनकी तानाशाही को हम मर्यादित करते हैं। ठीक है। इनके प्रावधानों का, जो भी मूल अधिकार के प्रावधान दिए हुए हैं, इनका उद्देश्य होता है कानून की सरकार बनाना, ना कि किसी व्यक्ति की या व्यक्तियों की सरकार बनाना। मूल अधिकार संविधान द्वारा दिए गई गारंटी है और सुरक्षा है, जो किसी भी राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धांत है। ठीक। यह मूल अधिकार इसलिए भी है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक के चहुमुखी विकास, जिसको भौतिक चहुमुखी विकास 4 प्रकार से हो सकते हैं: भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। इन विकास के लिए भी यह मूल अधिकार ज़रूरी हैं। मूल अधिकार प्रकृति में अपनी प्रकृति से नकारात्मक होते हैं, क्योंकि यह हमें सरकार के विरुद्ध मिलते हैं। वो कोई भी कार्य करता है, सरकारी संस्था, राज्य, उसके विरुद्ध हमें प्राप्त होते हैं। राज्य क्या है? राज्य का अर्थ सिर्फ एक देश अगर बोल दिया जाए तो यह सीमित होगा, सीमित अर्थ होगा राज्य का। तो राज्य के लिए हमारा जो पहला अनुच्छेद है मूल अधिकार, उसके तहत ही राज्य की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 12 के तहत पहला अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 12। इसके तहत आपको दी गई है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, तो हम देखते हैं राज्य की परिभाषा में क्या क्या आएगा। नोट कर देता हूँ आपके लिए। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा में राज्य में कौन कौन आता है? राज्य की परिभाषा में आते हैं केंद्र के कार्यकारी एवं विधायी अंग। केंद्र के जितने भी कार्यकारी एवं विधायी अंग हैं वह राज्य की परिभाषा में आएंगे। ठीक है। और संघीय सरकार में कार्य करने वाली जो हमारी संघीय सरकार है, भारत की संसद, ठीक है, केंद्र की कार्यकारी। एवं विधायी अंग, नोट कर लीजिएगा आप। ये राज्य की परिभाषा में आते हैं, जिनमें होता है हमारा संघीय केंद्रीय सरकार, जिसको आप बोलते हैं संघीय सरकार। एक घ है, आप लोग गलत मत समझ जाना, फिर से लिख देता हूँ, संघीय सरकार। ठीक है। और भारत की संसद, ये विधायी अंग है।
ठीक इसी प्रकार राज्य की सरकार और राज्य के विधानमंडल, राज्य की सरकार और विधानमंडल ये आते हैं। ये सभी आपके राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कवर होते हैं। और नंबर 3 आता है सभी स्थानीय, ये नंबर 2 था, नंबर 3 आता है सारे स्थानीय निकाय और सभी वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण। स्थानीय निकाय में कौन से आ गए? ग्राम पंचायत, आपको ग्राम पंचायत आ गए, नगर पंचायत, नगर निगम, जो भी आप समझें, जैसा भी आपके यहाँ होता हो पंचायत। साथ में सारे वैधानिक और गैर वैधानिक अधिकरण, वैधानिक गैर वैधानिक। अब इनमें अगर आप जानना चाहें कैसे हैं तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। इनमें एग्जांपल्स है जैसे LIC आपकी हो गई, ONGC, CNGC, ये सब आपने नाम सुने होंगे, सेल, गेल, है ना, ये सारे जो नाम आपने सुने हैं ये सारे आते हैं गैर वैधानिक प्राधिकरण में। वैधानिक प्राधिकरण जैसे कैट हो गया आपका, NGT वगैरह। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 12। आपको पता है आपको संविधान में मूल रूप से 6 मिले हुए हैं अधिकार, 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, जिनको आगे हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। समानता का अधिकार जिसे समता का अधिकार बोलते हैं, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। साथ में छठा जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक 7वां भी था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसे विधिक अधिकार के रूप में संविधान के अनुच्छेद 300 में शामिल किया गया। इस विषय को आपको हम नोट करा देते हैं। ठीक है, अभी आप नोट कर लीजिए सारे कौन कौन से अधिकार आपके हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं आपके, मूल लिखिए या आप मौलिक लिखिए। 6 मौलिक अधिकार आपको मिले हैं, जिसमें से आपको पहला जो अधिकार है वह है समता का अधिकार। समता का अधिकार, यह आपको समानता का अधिकार मिला है अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, अभी आपको एक एक समानता का अधिकार हम पूरा चलिए आपको बता ही देते हैं, साथ में बताते कि चलते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 के तहत आपको मिला है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। 2 अलग अलग चीज़ें हैं, आप नोट करिएगा। मैं नोट करा देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण हो। विधि के समक्ष समता का विचार क्या है? यह मूल रूप से ब्रिटिश मूल का विचार है, और जबकि विधियों के समान संरक्षण जो है यह मूल रूप से, देखिए दोनों अलग अलग हैं। विधि के समक्ष समता एक अलग शब्द है और विधियों का समान संरक्षण एक अलग शब्द है। विधियों के समक्ष समता मूल रूप से ब्रिटिश शब्द है और विधियों का समान संरक्षण US के संविधान यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य यह है किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट जो विशेषाधिकार हैं उनकी अनुपस्थिति है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं दिए गए हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं, वह भी आपको बताते हैं। और विधियों का समान संरक्षण जैसे साधारण विधि जो है या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार करता है। कोई भी व्यक्ति जैसे अमीर है, गरीब है, ऊंचा नीचा, अधिकारी, गैर अधिकारी, कोई भी विधि के ऊपर नहीं है। ठीक है, और तो समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम बिना किसी भेदभाव के लिए। ठीक है, यानी कि विधियों के समक्ष जो समता है इसमें देखिए आपको नहीं का शब्द यूज़ किया गया है। बोला गया है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी कि यह नकारात्मक शब्द है।
निगेटिविटी है, सीधे सीधे कहा जा रहा है किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। जो दूसरा वर्ड है विधियों के समान संरक्षण, या आप देखिए इसके तहत क्या कहा गया है, विधि न्यायालय के तहत न्यायालय सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, विधि सभी के साथ समान व्यवहार करेगी, सभी का समान संरक्षण होगा कोई भी व्यक्ति को। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, यह एक पॉजिटिव टर्म में लिया जा रहा है, एक निगेटिव टर्म्स है और एक पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है। एक नकारात्मक संदर्भ है और जबकि दूसरा सकारात्मक है, और दोनों का एक ही उद्देश्य है, विधि, अवसर और न्याय की समानता। अनुच्छेद 14 जो समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समता है, यह नियम पूर्ण नहीं है, इसके लिए कुछ अपवाद हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 से पढ़ाएंगे आपको, उसके तहत आपको बताएंगे कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में कोई भी कार्य करता है या उसके किसी भी निर्णय से कोई भी निर्णय लेता है तो वह देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा अपने कार्यकाल के दौरान, ठीक है। साथ में अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी पदावधि पर हैं, यानी उनकी अवधि चल रही है, वो इस समय राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं, तो किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध जो दंडिक कार्रवाई होती है, दंड की कार्रवाई होती है, वह प्रारंभ नहीं की जाएगी। यदि चल रही है तो वह चालू नहीं रखी जाएगी, ठीक है। और किसी भी राष्ट्रपति या राज्यपाल को उसकी पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती, या कुछ अपवाद हैं, अन्य सभी व्यक्तियों के लिए यह किया जा सकता है, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल हैं, उनका कार्यकाल के दौरान अगर उन पर किसी भी व्यक्तिगत मामले के लिए यदि दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, यदि चलाना है तो इसके लिए पहले उन्हें 2 महीने पहले उन्हें सूचित करना पड़ेगा, ठीक है। या कुछ विशेषाधिकार है, कुछ संसद के भी विशेषाधिकार हैं, जो संसद के विशेषाधिकार में आपको, तथा साथ में राज्यमंडल के विशेषाधिकार हैं जिसमें अनुच्छेद 14 के तहत छूट मिली हुई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 15 की हम बात करते हैं। तो अनुच्छेद 15 में आपको क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 15 कहता है कि, नोट करा देता हूँ आपको, अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। देखिए इसमें भी नहीं आया है, या भी नकारात्मक है, ठीक है, नोट कर देते हैं। राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। आपको इस शब्द पे ध्यान देना है, कौन कौन से वर्ड्स पूछे गए हैं, किसी एग्जाम में पूछ लिया था, इनमें से कौन सा अनुच्छेद 15 के तहत वर्णित नहीं है को लेकर। विभेद यानी भेदभाव, ठीक है, विभेद नहीं करेगा। देखिए यह भी एक नकारात्मक है, नहीं शब्द किया गया है, राज्य के लिए मना किया गया है, ठीक है। राज्य किसी भी नागरिक के प्रति, कौन कौन से धर्म, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूलवंश का हो, किसी भी जाति, किसी भी लिंग का हो, और जन्म स्थान उसका कहीं का भी हो, उसे लेकर वह विभेद नहीं करेगा। विभेद और केवल 2 शब्द हैं, आप इन दोनों शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, दोनों बहुत कठोर शब्द हैं। विभेद का है किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या किसी अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना, और केवल का अभिप्राय क्या दिया गया है, ये जो शब्द दिए गए हैं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान, इनको छोड़कर अन्य किसी आधार पर मतभेद किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इसके भी विभेद से क्या प्रतिषेध के भी 3 अपवाद हैं। कुछ ऐसे अपवाद कई सारे हैं, पर कुछ 3 अपवाद कुछ खास हैं जो हम आपको बता देते हैं। आपको अगर नोट करना है नोट कर लीजिएगा, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो ये हम आगे जो भी क्लासेस बनाएंगे उसमें नोट करके आपको क्लियर कर देंगे। काफ़ी लंबी हो जाएगा, इसलिए मैं बोल के आपको बता देता हूँ, आप सिर्फ समझ लीजिए। अपवाद क्या है, राज्य इस बात की अनुमति देता है, कुछ विशेष अपवाद हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करें, ठीक है, जैसे स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था है, यह एक हिसाब से विभेद है।
पर इसकी अनुमति मिलती है, ठीक है। दूसरा है, राज्य को इस बात की भी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति एवं जनजाति होते हैं उनके विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करें, जैसे विधानमंडल में सीटों का आरक्षण, सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाएं जो होती हैं उनमें शुल्क से छूट, ठीक है। और राज्य को यह भी अधिकार मिलता है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग होते हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति होता है, उनके उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाएं जो भी होती हैं उनमें प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकते हैं। प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम, जैसे प्रवेश परीक्षा कहीं हो रही है या कोई मार्क्स के आधार पर प्रवेश ले रहे हैं तो उनके लिए छूट की व्यवस्था की जा सकती है, ठीक है। और साथ में क्रीमी लेयर का भी कुछ टर्म यूज़ किया गया था। जो क्रीमी लेयर में आते हैं पिछड़े वर्ग के, उनको इन आरक्षणों का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। आज क्रीमी लेयर 2013 में अंतिम बार बढ़ाया गया, जो कि 6 लाख रुपया हो गया है, ठीक है। अगला आते हैं अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 16 में देखते हैं क्या कहा गया है। नए पेज पे आ जाते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में कहा गया, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, ठीक है। यह भी हम आपको बताते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है। या आप यहाँ पर समता शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। या क्या है, इसमें बोला गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर। राज्य किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यह भी नहीं है, यह भी एक प्रकार से नकारात्मक ही है। अच्छा, लोक नियोजन के विषय में भी कुछ अपवाद हैं, जैसे संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त रख सकती है, ठीक है, जिसमें सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 के तहत। इस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह व्यवस्था लागू है। वहाँ पर आपको जॉब के लिए वहाँ विशेष रूप से जन्मस्थान के आधार पर आरक्षण मिल सकता है, ठीक है। राज्य में भी नियुक्ति के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। वह किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है। यदि राज्य यह देखता है कि उसका समान प्रतिनिधित्व नहीं है तो पिछड़े वर्ग के लिए यह व्यवस्था की जा सकती है, ठीक है। और इसी के तहत मंडल आयोग का गठन हुआ था, पिछड़ा आयोग बना था। और जो भी आपका आरक्षण नौकरियों में दिया जा रहा है वह इसी के तहत दिया जाता है, ठीक है। ये इसके अपवाद होते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के अपवाद हैं। कमेंट करके बताइए ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को कितना आरक्षण है और ये सारे आरक्षण कब जुड़े थे, आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कहता है, ठीक है, जिसके लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं। तो हम नोट करते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। अर्थात आपको पता होगा कुछ समय पहले छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा थी, आज़ादी से पहले थी, अभी भी बहुत समय तक थी, जब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, ठीक है। तो इसके विषय में संसद को यह ज्ञात हुआ कि इसके विषय में भी आपको कुछ बनाना है, अस्पृश्यता का अंत। इसके तहत 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम लाया गया था, 1955 में लाया गया था, जिसे 1976 में संशोधित किया गया और इसे अब नागरिक अधिकारों का रक्षा अधिनियम कहा गया है, ठीक है।
और इसमें कुछ डंडे तो बंद हैं और ये सख्त हैं, जिससे अनुच्छेद 17 में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता के अधिनियम, कौन कौन सा जो अधिनियम बनाया गया है, जन सुरक्षा अधिनियम 1955, जिसका पहले नाम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था, 1976 में नाम चेंज करके जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम कर दिया गया है। इसके तहत क्या क्या चीज़ें अपराध हैं, आप एक बार सुन लीजिए, आपको भी पता होना चाहिए। या किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से यदि रोका जाता है या कहीं पर पूजा करने से रोका जाता है, यह अपराध है। जो परंपरागत धार्मिक और दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना अपराध है। किसी दुकान, होटल या जो भी सार्वजनिक मनोरंजन स्थल हैं उनमें प्रवेश देने से इनकार करना, यह भी अपराध है। और अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना, यह भी अपराध है। और अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए, जो भी सार्वजनिक हित के लिए बने हैं, वहाँ प्रवेश से रोकना या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना या किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, ये सभी अपराध हैं। इनके तहत 6 माह का कारावास और 500 रुपये दंड अथवा दोनों शामिल है। अगर इसके तहत दोषी करार दिया जाता है तो ये दोनों हो सकते हैं, तथा साथ में संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए आयोग करार देने की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब हम समता के अधिकार के अगले अधिकार की ओर बढ़ते हैं, जो हमें अनुच्छेद 18 के तहत दिया हुआ है। यह कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत एक्चुअली क्या था, स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश कालीन भारत में बहुत सारी उपाधियां लोगों को मिली हुई थी। ब्रिटिश सरकार के प्रति जो भी वफादार रहते थे उनको उपाधियां मिलती थी, जैसे राय बहादुर हो गया, खाने बहादुर, और बहुत सारी उपाधियां थीं। नाइटहुड की भी उपाधियां कईयों को मिली हुई थी। तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है और इसके तहत कुछ प्रावधान हैं या निषेध करता है, मना करता है। देखिए, सारे निषिद्ध हैं, सारे अपने प्रकृति में जो है निगेटिव हैं, नकारात्मक हैं। मूल अधिकार प्रकृति में कैसे हैं, नकारात्मक हैं, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और नीति निषेध तत्व जो होते हैं वो सकारात्मक होते हैं। ठीक है, तो यह निषेध करता है, किस प्रकार का निषेध करता है कि राज्य, यानी राज्य की परिभाषा आपको हमने दे दी पहले, राज्य, सेना और विद्या संबंधी सम्मान। देखिए, जो सेना में होते हैं या जो कोई खास विद्या ग्रहण करते हैं, जैसे पीएचडी करते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, एमबीबीएस करते हैं, नाम के आगे लगाते हैं, और सेना देती है सम्मान, वो नाम के आगे उपाधि लगता है, कर्नल, मेजर, एयर कमोडोर। ठीक है, इसके अलावा कोई भी भारत का नागरिक उपाधि नहीं लगाता है। और यह निषेध करता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, और अगर राज्य के अधीन लाभ या विश्वास से किसी पद को धारण करता है तो विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी भेंट या उपलब्धि भी राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इससे कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई। औपनिवेशिक समय में, यानी ब्रिटिश कालीन राज्य में, कुछ वंशानुगत पद होते थे, जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर। ठीक है, इन सभी को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं जोड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब हमारा जो दूसरा हमें जो अधिकार मिला है, कुल 6 अधिकार जो आपको हमने बताया था, 6 प्रकार के अधिकार, उसमें जो दूसरे प्रकार का अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे प्रकार का जो अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। हमने समता का अधिकार पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। यहाँ हमें मिला है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, जिसमें अनुच्छेद 19 आते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 देखते हैं। अनुच्छेद 19 आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, 6 अधिकारों की गारंटी देता है अकेला अनुच्छेद 19। साथ में इसके कुछ अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से पढ़े जाएँ तो यह काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, या बहुत विशाल है यह अधिकार, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। जिसमें आपको पहला देता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये सब आपको हम नोट करा चुके हैं पहले भी, फिर से एक बार हम नोट करा देते हैं आपको। ठीक है, सेकंड देता है आपको शांतिपूर्ण
यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन न किया जाए। और निरायुध, सम्मेलन का अधिकार। नंबर 3 आपको ये देता है संगम संघ। यह एक नया जोड़ा गया है सहकारी समिति बनाने का अधिकार, या नया जोड़ा गया है, आपको हमने बताया था इस विषय में भी। चौथा आपका है भारत के राज्य क्षेत्र में, जो भारत का राज्य क्षेत्र है कहीं भी, इस विषय में भी कुछ अपवाद आपको मिलेंगे, वो आपको बताएंगे। संचरण करने का अधिकार, ठीक है। पांचवा जो आपको मूल अधिकार दिया गया है, भारत राज्य के किसी भी भाग में निर्बाध रूप से घूमने, बस जाने और निवास करने का अधिकार। पूरे भारत में किसी भाग में निर्बाध रूप से आप कहीं भी घूमिए, कहीं भी बस जाइए और कहीं भी निवास करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि कुछ अपवाद हैं जो आपको अभी हम आगे बताएंगे, कोई भी इसमें पूर्ण रूप से पूरा नहीं है, ठीक है। और कोई भी वृत्ति कानूनन उचित होनी चाहिए। कोई भी वृत्ति, व्यापार और कारोबार, व्यापार या कारोबार एक ही चीज़ हो गया, ठीक है, पर करने का अधिकार, यानी कि राज्य इनमें से किसी भी चीज़ के लिए आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। मना करता है तो यह आपके अधिकारों का हनन होगा, ठीक है। इन 6 अधिकारों की रक्षा सिर्फ राज्य के खिलाफ मामले में है, ये 6 अधिकार किसी भी निजी मामले में नहीं है, ठीक है। इसमें पहले एक और अधिकार था, संपत्ति खरीदने का अधिकार, अधिग्रहण करने या बेचने का अधिकार, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहली वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, ठीक है। यह अधिकार देता है आपको देश के प्रत्येक नागरिक को। अच्छा, इससे पहले आपको एक बात और बता देते हैं कि राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित जो भी अधिकार हैं, इन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है किसी भी कारण से। कारण वैधानिक होने चाहिए। तो यह क्या देता है, प्रत्येक नागरिक को सबसे पहला जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या प्रत्येक नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति दर्शाने, अपना मत देने और अपने विश्वास और अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित और जो छिपे हुए मामले होते हैं उन सभी पर स्वतंत्रता देता है। माफ़ कीजिएगा, ये चेंज हुए को, इन पर आपको स्वतंत्रता देता है, ठीक है। दूसरा क्या है, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार देता है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार इसी के तहत आता है, 19(1) के तहत क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता आपके पास है। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध भी आपको अधिकार दिया जाता है, ठीक है। प्रसारित करने का अधिकार है, और सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई एकाधिकार नहीं दिया गया है इसीलिए, ठीक है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ आपको अधिकार है। कोई भी राजनीतिक दल या संगठन बंद घोषित करता है तो आपको अधिकार है, आप उस बंद को माने ना माने, या आपको पूर्ण स्वतंत्रता है जो इसी के तहत दी गई है, ठीक है। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार है। कोई भी सरकारी गतिविधि यदि आपके क्षेत्र में हो रही है तो उसकी जानकारी का आपको अधिकार है, आप उसका अधिकार ले सकते हैं, उसे जान सकते हैं, ठीक है। शांति का अधिकार है, आपकी शांति का कोई हनन नहीं कर सकता है। कोई आसपास बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, तो आप उसके विरुद्ध भी जा सकते हैं। यह शांति का अधिकार आपका स्वयं का अधिकार है, ठीक है। और किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। और प्रदर्शन और विरोध का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार आपको नहीं है। हड़ताल के अधिकार के लिए पूर्व सूचना लेनी पड़ती है, प्रदर्शन करने के लिए भी कुछ जगहों पर सूचना लेनी पड़ती है, ठीक है। राज्य जो होता है, या वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर
उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, प्रतिबंध लगाने के भी कुछ आधार हैं, जैसे या भारत की एकता या संप्रभुता से संबंधित हो, राज्य की सुरक्षा से संबंधित हो, विदेशी राज्यों से अगर मित्रवत संबंध है उससे संबंधित हो, किसी सार्वजनिक आदेश के विरुद्ध हो, नैतिकता की स्थापना के लिए, न्यायालय की अवमानना के लिए, और यदि कोई अपराध में संलिप्तता है इन सभी से तो इसके विरुद्ध राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, दूसरा जो अधिकार है यह है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। इस पे आते हैं हम, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। ठीक है, यह क्या है, किसी भी नागरिक को बिना हथियार के, निरायुध मतलब बिना हथियार के, शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है, सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है। ठीक है, इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर किया जा सकता है, किसी आप प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जाके किसी की इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, वो भगा देगा डंडा लेकर। तो आप ऐसा करके मत चले जाना किसी घर या किसी खेत में चले गए कि ये तो अधिकार दिया हुआ है, सर ने ये भी पढ़ा है, संविधान में भी दिया हुआ है, तो हम चले जाते हैं, ऐसा मत करना। ठीक है, और यह जो व्यवस्था दी गई है यह हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन और सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। ठीक है, और इस अधिकार में भी हड़ताल का अधिकार नहीं शामिल है, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, राज्य संगठित होने के अधिकार को भी दो आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए, राज्य भी सब पे प्रतिबंध लगाएगा। कौन कौन से आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है? अगर भारत की एकता या अखंडता को खतरा है, या सार्वजनिक आदेश और संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के लिए कोई खतरा है तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, साथ में यदि आपराधिक व्यवस्था की धारा 144, आपने बहुत इसके विषय में सुना होगा, आज ही अभी देखिए ज्ञानव्यापी मामले में आया था, धारा 144 लगा दी गई कई जगह। और तो धारा 144 के अंतर्गत भी यदि न्यायाधीश इस तरह कोई भी व्यक्ति किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। ठीक है, इनको रोकने का जो अधिकार होता है वो मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और सार्वजनिक जीवन में व्यवधान तथा दंगा भड़काने का खतरा रहता है, इसके आधार पर रोका जा सकता है। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा, आईपीसी की धारा 141 के तहत 5 या 5 से अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है अगर किसी कानूनी प्रक्रिया का अवरोध हो, किसी की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो और किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव हो तथा सरकार या उसकी कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग के विरुद्ध धमकाना हो। ठीक है, तो आपने समझा शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का अधिकार क्या है और इस पर कौन से रोक लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला है संगम संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ठीक है, इसके तहत नागरिकों को अधिकार है कि वह सभा बना सकें, अपना संघ बना सकें और सहकारी समितियां गठित कर सकें। ठीक है, इसमें आप राजनीतिक दल बनाने का भी अधिकार आपके पास है, कंपनी बनाने का अधिकार है, एक साझा फर्म बनाने का अधिकार है, समितियां बनाने का अधिकार है, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या किसी भी प्रकार के लोगों की एक इकाई आप बना सकते हैं, यह आपको अधिकार देता है। ठीक है, और इसे बनाकर आप नियमित रूप से संचालित कर सकते हैं। अच्छा, इस आधार पर भी राज्य जो है युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, जिसके कुछ आधार हैं, जैसे भारत की एकता और अखंडता और संप्रभुता पर खतरा हो, यदि सार्वजनिक आदेश के विरुद्ध हो, नैतिकता के विरुद्ध हो, तो इनको रोका जा सकता है। ठीक है, साथ में इसमें उच्चतम न्यायालय ने एक और व्यवस्था दी है कि जो श्रम संगठन होते हैं, श्रम संगठन आप समझ गए, जो यूनियंस होते हैं, उनको हड़ताल करने, तालाबंदी करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, हड़ताल करने का अधिकार को जो उपयुक्त है उसके कानून, औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जाता है। अगला आते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचलन करने का अधिकार। यह अधिकार देता है कि यह स्वतंत्रता देता है सभी नागरिकों को कि देश के किसी भी हिस्से में संचलन कर सकते हैं। ठीक है, वह स्वतंत्रतापूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन कर सकता है। साथ ही यह इस बात को भी बल देता है कि सभी नागरिकों के लिए एक है। ठीक है, भारत सभी नागरिकों के लिए एक है, किसी के लिए भी कोई नहीं है अलग। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, ना कि संकीर्णता को। यह आप ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य क्या रहा। ठीक है, इस स्वतंत्रता पर भी उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिसके दो कारण हैं, आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की सुरक्षा या उनका हित। जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को यदि उन्हें लगता है कि उनकी जो जनजातियों की विशेष संस्कृति है, भाषा है, रिवाज है
ठीक है। यदि उनका शोषण होता है तो उस तहत इस अधिकार को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक। और इसी के तहत आपको देश से बाहर घूमने का भी अधिकार मिला हुआ है तथा देश में बाहर आने का भी अधिकार मिला हुआ है। अगला हम आते हैं, जब हमने बताया भारत में निर्बाध रूप से घूमने, बस जाने और निवास करने का अधिकार। निवास करने के अधिकार में भी दो भाग हैं। एक, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार है, कहीं भी आप अस्थायी रूप से रहते हो, और देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार, अर्थात घर बना के स्थायी रूप से आप बसें। ठीक है। यह भी आंतरिक अवरोधों को समाप्त करके राष्ट्रवाद को ही प्रोत्साहित करता है। अच्छा, इस पर भी उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वही अनुसूचित जनजातियों के हित में इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और जनजातीय क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। ठीक है। साथ में अगला जो अधिकार है वह है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार जिसको बोलते हैं। यह सभी नागरिकों को कोई भी व्यवसाय करने, पेशा अपनाने और व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है कि यह जीवन निर्वहन के लिए आय से संबंधित है। ठीक है। फिर भी राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, जिसके तहत राज्य को अधिकार है। किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। जैसे अगर कोई डॉक्टरी का पेशा करना चाहता है तो उसके लिए तकनीकी योग्यता यानी कि उसके पास एक डॉक्टरी की डिग्री होनी चाहिए जो मान्य हो, और इसी प्रकार अन्य भी हो गए। ठीक है। और किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है राज्य भी। ठीक है। साथ में इस अधिकारों में कोई अनैतिक कृत्य न शामिल हो, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक हानिकारक औषधियों, विस्फोट आदि का व्यवसाय। राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है या इनके संचालन के लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। मादक पदार्थों का व्यवसाय, मादक पदार्थों का भंडारण या अन्य चीज़ें रखना, इनके लिए लाइसेंस की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है। यह हो गया अनुच्छेद 20। कैसा लग रहा है अभी तक आपको? आपको कोई सुझाव देना हो तो आप दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आज की कक्षा हम यहीं पर रोकते हैं। हमें लग रहा है आपको ऐसा लग रहा होगा कि कक्षा काफ़ी बड़ी होती जा रही है, तो यहीं पर विराम देते हैं। और आगे हम आपको शोषण के विरोध अधिकार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मूल अधिकारों में बचा हुआ है, अगली कक्षाओं में यह हम आपको पूरा पढ़ाते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है मूल अधिकार, आप समझ के पढ़िए। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं। मैं यह कोशिश करूँगा कि आप एक बार पढ़िए, आप ये हमेशा के लिए समझ जाइए। आप अपने सुझाव, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।